इंडिया के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने नजर आती दिखाई दी। 94 रुपीज़ पे चले गया है। इंडियन रुपी की वैल्यू गिर गई है और यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है इन फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान। पिछले दिनों इंडिया की करेंसी के हवाले से बड़ी खबरें चहमगोइयाँ चल रही थी और रशियन जो करेंसी है वो भी ऊपर जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने नज़र आती दिखाई दे रही है कि जहां अभी इंडिया के 76 रुपीज़ या 79 रुपीज़ के इक्वल यूएस का $1 होता था, अब वो $1 94 रुपीज़ पे चले गया है। इंडियन रुपी की वैल्यू गिर गई है और यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है इन फ्यूचर। आईएमएफ के हवाले से कुछ जो है सैंक्शंस लगाई जाएंगी इन फ्यूचर इंडिया के ऊपर और कुछ इस तरह की जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या माजा है, क्या होने वाला है, क्या वाकई इंडिया की करेंसी आने वाले वक्त में लो होने जा रही है, क्या डॉलर की कीमत बढ़ने वाली है, इस सब के हवाले से हमारे पास एक वीडियो है, उसकी तरफ चलते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या वाकई इंडियन करेंसी जो है वो लो होने वाली है और यूएस डॉलर बढ़ने वाला है। प्रशांत अवर नाउ 1 US डॉलर विल बी इक्वल टू 94 इंडियन रुपीस। कुछ ही सालों में ये आपको दिख सकता है। रिसेंटली ये बात कही है IMF ने। नाउ यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अभी के लिए आप अगर देखें तो $1 है अराउंड 76 इंडियन रुपीस के बराबर। और यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया GDP $5 ट्रिलियन हो जाएगी 2019 तक। और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि तब तक रुपी की जो वैल्यू है ये हो जाएगी $1 के मुकाबले 94। अब इसको आप अगर कंपेयर करोगे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता साहब की स्टेटमेंट से, तो इन्होंने फरवरी 2021 में ये कहा था कि इंडिया ऑन कोर्स टू बिकम ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 26। तो ये कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली 2025 या फिर इवन 27 की शुरुआत में इंडिया बन जाएगा एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। IMF कह रहा है कि नहीं, 2019 के आसपास यहाँ पे टाइम लग जाएगा। नाउ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे IMF ऐसा क्यों कर रहा है, इंडियन रुपी इन द फ्यूचर वीक क्यों हो सकती है और हम क्या कर सकते हैं ताकि इंडियन करेंसी बने इन द फ्यूचर एक हार्ड करेंसी। और एक हार्ड करेंसी बेसिकली होती भी क्या है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है एज न्यू नीति आयोग वाइस चेयरमैन। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाइस चेयरमैन आपको बताना है नीति आयोग के रिसेंटली कौन बने हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। मुझे तो ज्यादा घोष लग रही है क्योंकि ये अमृता से कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर। जो भी लोग सही आंसर करेंगे मैं कोशिश करूंगा अमृता कमेंट को हार्ट देने का, और वैसे जो सही आंसर है क्वेश्चन का मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। ओके, सो रिसेंटली IMF ने इंडिया के बारे में काफी स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली बात उन्होंने यहाँ पर ये कही है कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें भारत की GDP ग्रोथ रेट 9% नहीं होने वाली, क्योंकि IMF ने पहले कहा कि 9% इंडिया ग्रो करेगा। अब ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ रेट मोस्ट प्रॉब्ली होगी 8.2% के आसपास। और इसको आप अगर कंपेयर करोगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो यूएस की ग्रोथ रेट आने वाली है 2022 में 3.7, यूके भी इतना ग्रो करेगा, जर्मनी 2.1, रशिया माइनस में ग्रो करने वाला है सैंक्शंस की वजह से, इनकी GDP ग्रोथ रेट जाएगी -8.5, और चाइना ग्रो करेगा 4.4। तो मेजर इकोनॉमीज में अभी भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा दुनिया की। मगर जिस स्पीड से हम ग्रो करना चाहेंगे अभी हम वहां पर कंप्लीटली पहुंचे नहीं हैं। अब IMF ने आगे की जो प्रेडिक्शन है वो भी करी है अपने डेटा के हिसाब से। ये लोग कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया की ग्रोथ रेट होगी 6.9, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 25 में 7%, फिर इंडिया इसी के आसपास ग्रो करता रहेगा। फिर फाइनेंशियल ईयर 28 आते आते इंडिया की ग्रोथ रेट वापस 6.2 के आसपास हो जाएगी। मगर इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा है कि इंडियन रुपी भी साथ साथ में कमजोर होता रहेगा। ये कह रहे हैं कि इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप देखोगे कि इंडियन रुपी आपको 77-78 के आसपास मिलेगा, फिर 80s में चला जाएगा, और फिर इवेंचुअली 2028-19 के आसपास आपको दिखेगा $1 इक्वल टू 94.44 इंडियन रुपीज। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि IMF ऐसा क्यों कह रहा है, IMF का ऐसा कहने का रीजन क्या है। देखिए, किसी भी देश में करेंसी को अगर आपको इम्प्रूव करना है, करेंसी की वैल्यू को आपको इम्प्रूव करना है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं ये आपके इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा होने चाहिए।
अभी के लिए आप अगर देखो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस बार हमारे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुए हैं, मगर साथ ही साथ हमारे रिकॉर्ड इंपोर्ट्स भी हुए हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि पहली बात तो तेल के दाम काफी हद तक बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल के दाम काफी हद तक बढ़ गए हैं। उसके अलावा और वजह से भी पेंडेमिक की वजह से हमारी जो नीड्स है एज ए कंट्री ये काफी हद तक बढ़ गई है। मैं वैसे आपको ये बता दूं, जिस दिन हम लोगों ने क्रूड ऑयल का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, जिस दिन हमको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की आवश्यकता बंद हो गई, आप देखेंगे अपने आप इंडियन रुपीस धीरे धीरे पर डॉलर 40-30 के आसपास भी जा सकता है। मगर प्रॉब्लम अभी के लिए यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल जो करेंसी मार्केट है वहाँ पे रुपये की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि जब इंडिया कुछ परचेज करता है तब इंडिया की जो करेंसी है रुपी ये मार्केट में चली जाती है। मगर सिंस हमारे एक्सपोर्ट उतने नहीं है जितने हमारे इंपोर्ट है, तो इंडियन करेंसी इतना उठती नहीं है। चाइना को आप अगर देखो तो इनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू देयर इंपोर्ट्स। इस वजह से आज भी आप अगर देखो चाइना की जो करेंसी है युआन, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मतलब कि 2019 तक भी हमारी स्थिति ऐसे रहने वाली है कि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होंगे, एक्सपोर्ट्स कम होंगे। तो देखिए IMF ने यही कैलकुलेट किया है और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि IMF की कैलकुलेशन फाइनल है। इन दी एंड हमारी पॉलिसीज़ क्या रहेगी कंट्री को लेकर, हम लोग क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेंगे, क्या हम इन द फ्यूचर इतने बड़े स्केल पर सरप्राइज एक्सपोर्ट्स करने वाले हैं कि पीछे का सारा डेटा सब बेकार हो जाएगा, इंडिया अपने लिए एक नई राह बनाएगा। अगर ये सब हो सकता है तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि इंडियन रुपी उठ भी जाएगा। मगर अभी के लिए IMF प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो चलता आया है अगर वैसे ही चलता रहा तो आराम से 2019 के आसपास आते आते आपको $1 94 इंडियन रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। तो मेरा देखिए यहाँ पर ये कहना है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत सी और एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से इंडिया का एक गोल होना चाहिए कि जब हमारा देश 100 वर्ष पूरे कर लेगा एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 2047 में, उस वक्त इंडिया का गोल ये होना चाहिए कि रुपी बन जाए एक रिजर्व करेंसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में और रुपी को दुनिया माने एक हार्ड करेंसी। अब हार्ड करेंसी क्या होती है? देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप कह लीजिए, वहाँ पर हार्ड करेंसी सेफ हेवन, हेवन नहीं, हेवन होता है स्वर्ग, हेवन होता है एक ऐसी सुरक्षित जगह जहाँ पे आप कुछ रख पाए। तो सेफ हेवन करेंसी या फिर स्ट्रॉन्ग करेंसी, ये तीनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये यूज़ की जाती है एक ऐसी करेंसी के लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, जिसकी वैल्यू कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा चेंज ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल US डॉलर को आप देख लीजिए, यूरो को कहा जाता है कि ये एक हार्ड करेंसी है, जापानीज येन को कहा जाता था हार्ड करेंसी, मगर आज के समय सिंस इसकी वैल्यू काफ़ी गिर गई है तो बहुत से एनालिस्ट जापानीज येन को एक हार्ड करेंसी मानते नहीं है। उसके अलावा स्विस फ्रैंक आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, और अब रिसेंटली यहाँ पर चाइनीज युआन भी ऐड हुआ है। चाइनीज युआन भी बहुत से देश मानते हैं कि अब एक हार्ड करेंसी की लिस्ट में आ चुका है। हाँ, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन यही पूछूंगा कि आपके हिसाब से क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इंडियन करेंसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के। अब यहाँ पे आप एक आर्गुमेंट ये दे सकते हैं कि देखिए इंडियन करेंसी वीक होगी तो एक्सपोर्ट्स में हेल्प मिलेगी। देखिए कुछ एस्पेक्ट में हेल्प मिलती है, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आप चाहेंगे कि आपकी जो करेंसी है इट बिकम्स अ हार्ड करेंसी और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ वैल्यू भी हो ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू नीति आयोग वाइस चेयरमैन। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, सुमन बैरी। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है सुमन बैरी। रिसेंटली ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। चेयरपर्सन ऑफ कोर्स यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर मोदी। और फाइनली ये भी क्या लगता है वाकई इंडियन रुपीस की वैल्यू कम होती दिखाई दे रही है? कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे IMF ने प्रिडिक्शन जो की है, तो जिस तरह इंडिया काम कर रहा है जो हम सबको नज़र भी आ रहा है, तो ये कोशिश और मेहनत दोनों उन्होंने जैसे कहा है ना कि वो लोग कर सकते हैं। अगर वो अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली उनकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, और जहाँ तक मेरा नज़र आ रहा है तो वो कर भी सकते हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कितनी हद तक बढ़ा दी हुई है, अब वो उनके लिए US मार्केट भी खुल गई है ट्रेडिंग के लिए, तो मे बी चांसेस हैं कि उनकी स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन उसमें भी मुझे जहाँ पे एक वीक पॉइंट लगता है वो ये लगता है कि जिस तरह बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका सब्स्टिट्यूट कुछ और नहीं है, लाइक जिस तरह क्रूड ऑयल है तो वो आपको इंपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। जब आप क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेंगे तो वो आपके पेट्रोलियम की मसनूआत, आपकी जेट ऑयल, आपकी दूसरी तीसरी, आपकी जितनी भी डीजल वगैरह की ये सारी, और इतनी ज़्यादा हद तक जो हैं व्हीकल्स हैं
वो आ गई हुई है मार्केट है। अब उसका दूसरा जो एक है वो यही है कि आप इस तरह की चीज़ों से निकल के दूसरी जगह पे आ जाएं जो हो इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी आपको क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ जगह पे फ्यूल के साथ ही बन रही है। तो उसके लिए क्या है, फिर आपको हाइड्रो पावर प्लांट्स जो कि पानी के साथ, तो इंडिया उस जानब भी डैम बनाने की तरफ जा रहा है जितनी ज़्यादा। लेकिन अगर उन सबको भी आप देखें तो वो जो क्रूड ऑयल के ऊपर चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी या जो जहाज़ों वगैरह में, तो वो सारा कुछ जो है वो अगर ना वो छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी पे आएगा तो वो कितना बड़ा लॉस होगा। सो क्रूड ऑयल का कंपनसेशन चाहिए होगा, चीज़ें क्रूड ऑयल पे के रिलेटेड, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो है मुतबादल हमें देखनी पड़ेगी कि जो उसको कंपनसेट कर सके। लेकिन अगर वो हम कहें कि वो सिरे से चीज़ें ख़त्म कर दे तो वो एक लॉस होने वाला है। सो दूसरा, उसकी इंपोर्ट तो लाजमी ही है, वो तो करनी पड़ेगी। और अगर जब तक उसकी कोई कंपनसेशन नहीं नज़र आती तो आई थिंक IMF एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि इंटरनेशनली चीज़ों को देखता है, और अगर वो ये प्रेडिक्ट कर रहा है और यकीनन उनकी हर मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, हर मुल्क की जो भी ट्रेडिंग है उसके ऊपर गहरी नज़र होती है, वो उसे डीप आई के साथ देख रहे हैं, वो मतलब बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। और वो जो प्रेडिक्ट करते हैं वो नो डाउट हम 100% तो नहीं कहते, लेकिन 90% उसके दुरुस्त होने के चांसेस नज़र आते हैं। दूसरी जानब एक्सपेक्ट जो भी है, प्रेडिक्शन जो भी होती है वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं होती, वो एक प्रेडिक्शन होती है। और जो प्रेडिक्शन है वो सही भी साबित होती है और गलत भी हो जाती है। सो अब देखना यह है कि क्या वाकई इंडिया की जो रुपीज़ है वो नीचे जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रेडिक्शन और जो बंदा कर रहा है वो भी एक क्रेडिबल सोर्स है। तो उस क्रेडिबल सोर्स को मद्देनजर रखते हुए इंडियन रुपीज़ तो नीचे जाते दिखाई दे रही है, लेकिन अगर उसकी कोई कंपनसेशन है तो वो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया वो हो सकता है। लेकिन एक साथ साथ एक टारगेट भी तो उनको दे दिया गया है। ये भी तो हो सकता है कि टारगेट को देख के उन्हें कोई और कंपनसेशन उनको अगर मिल जाती है क्रूड ऑयल की और दूसरी चीज़ों की भी। लेकिन तो बात यह है कि देखें, हर दौर में हम जब भी कहते हैं महंगाई बढ़ती है या अब ये बात यह है कि देखें मार्केट के अंदर अगर आपने जितने ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा और इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा। अब उन इंपोर्ट्स के अंदर जो मेन फैक्टर है वो ऑयल का है। अगर उस ऑयल को आप उतना ही इंपोर्ट करें, लेकिन अगर आप बिलफर्ज आप घर में 100 रुपये का ऑयल डलवा रहे हैं और आप उसके बदले में एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई और चीज़ें बना के 50 रुपये की, तो यकीनन कम होगी। तो आपको फिर अपनी दूसरी चीज़ों पे तवज्जो देनी पड़ेगी जब तक आप क्रूड ऑयल का कोई मुतबादल नहीं ढूंढ सकते। तो जब आप यूं लेके चलेंगे और आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर इंडियन रुपीज़ के फ्यूचर में ऊपर आने के चांसेस हैं, और यकीनन और चांसेस जिस तरह देखें वो लगता है। लेकिन अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए और जो रियलिटी बेस पे चीज़ें हैं उनको देखें तो वो कोई खास तरह नज़र नहीं आता कि जब तक, क्योंकि एक अरसा हो गया और क्रूड ऑयल उस तरह से नहीं, लेकिन सिर्फ नो डाउट क्रूड ऑयल और भी चीज़ें हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है, लेकिन अब इंडिया को अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी फॉर द फ्यूचर ऑफ द बेटरमेंट ऑफ देयर इकॉनमी। तो आपको क्या लगता है, आप बताएं इस हवाले से कि इंडिया क्या कर सकता है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ हमें फॉलो कीजिएगा और सजेशंस दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।